जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं, क्लास को लाइक शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि और भी साथी क्लास में जुड़ सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हाँ, तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए है करेंसी नोट, बी है सिक्के, सी है चेक और डी है बॉन्ड। सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चेक। चेक जो है ये एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। देखिए, स्वीकार्यता के आधार पे यानी स्वीकार करने के आधार पे अगर देखा जाए तो पैसे को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है और ये दो वर्ग हैं कानूनी निविदा और वैकल्पिक मुद्रा, है ना। मतलब ये है कि स्वीकार करने के आधार पे अगर देखा जाए तो पैसों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो पैसे होते हैं इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आपका होता है वैकल्पिक मुद्रा और दूसरा होता है कानूनी निविदा, है ना। दूसरा क्या होता है? कानूनी निविदा। इन दो भागों में रुपए को, पैसे को बांटा जाता है। ठीक है, अब जो कानूनी निविदा होता है ये कानून द्वारा स्वीकृत कराए जाते हैं। कानूनी निविदा जो है ये कानून के द्वारा स्वीकृत कराए जाते हैं, जबकि वैकल्पिक मुद्रा जो है ये गैर कानूनी निविदा होते हैं परंतु इसे स्वीकार किया जाता है। ये गैर कानूनी होता है लेकिन इसे स्वीकार किया जाता है और ये कानूनी द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसमें से जो आपका चेक है ये वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है। ए है विदेशी कंपनियों को बुलाने से, बी है लोक उद्यम में निजी निवेश से और सी है संयुक्त उद्यमों की स्थापना से और डी है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से, है ना। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध जो है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से है। देखिए, गोल्डन हैंडशेक की अवधारणा का जन्म, इसकी अवधारणा का जो जन्म हुआ था वो 1960 के दशक में ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के तहत चलाया गया था। भारत में यह स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विकास नीति से संबंधित है। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 4थी पंचवर्षीय योजना और सी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, डी है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4थी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो वास्तविक विकास दर, इसका विकास दर जो था वो लक्षित विकास दर से कम थी।
देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर जो थी वो थी 5.7%। ठीक। और इसका जो वास्तविक विकास दर था वो था 3.3%। ठीक, समझ में आ रहा बात आपको, है ना। तो इसका जो वास्तविक विकास दर था वो लक्षित विकास दर से कम था। वहीं अगर हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो विकास दर था, है ना, इसका जो लक्षित विकास दर था पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये था 4.4%। और जो वास्तविक था वो था 4.8%। ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं आठवीं पंचवर्षीय योजना की, है ना, अगर हम लोग बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना की तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास दर था वो था 4.8%, है ना। सॉरी 4.8% नहीं था, ये था आपका 5.8%। कितना था? 5.8% आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर था। और इसका जो वास्तविक विकास दर था वो था 6.8%, मतलब ज़्यादा था। ठीक। चौथी का मैंने आपको बता दिया कि 5.7% लक्षित था, 3.3% वास्तविक था। पांचवी का मैंने आपको बताया कि 4.4% लक्षित था और 4.8% वास्तविक था। वहीं सातवीं की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास दर था वो 5% था और वास्तविक जो था वो आपका 6.01% था। तो ये भी आपका ज़्यादा था, है ना। केवल चौथी पंचवर्षीय योजना का जो वास्तविक विकास दर था वो कम था। क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? ए है बैंक दर, बी है नगद प्रेषित अनुपात, सी है वैधानिक तरलता अनुपात और डी है बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। आपको बताना है कि इनमें से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी एक मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। मात्रात्मक साख नियंत्रण तरलता समायोजन एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसके अंतर्गत यानी इसके अंदर क्या होता है, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात आते हैं। तो मात्रात्मक साख नियंत्रण जो है ये एक तरलता समायोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके जरिए बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात आते हैं, जबकि बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी इसके अंतर्गत नहीं आता है ना। तो बचत खातों पर ब्याज दर की जो बढ़ोतरी है ये एक मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। बाकी आपका जो बैंक दर है, नगद प्रेषित अनुपात है या वैधानिक तरलता अनुपात है, ये तीनों ही मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक समायोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सबको? क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान क्या होता है? ए है परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बी है बंद पात्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, सी है बैंक जमा रखने की इच्छा और डी है संपत्ति रखने की इच्छा। तो तरलता अधिमान क्या है बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक जमा रखने की इच्छा। तरलता अधिमान जो है ये बैंक जमा रखने की इच्छा है। ठीक। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम
10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ए है एसीआर, बी है आईबीएम, सी है सी डैक और डी है इंटेल। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी डैक। पुणे के सी डैक के वैज्ञानिकों ने, ये जो सी डैक है ये आपके पुणे में है, तो जो पुणे के सी डैक वैज्ञानिक थे इन्होंने 28 मार्च 1998 में प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया और इसके विकास का जो मुख्य श्रेय है वो सी डैक के अधिकारी डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। सी डैक के जो अधिकारी थे डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। तो जो प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण है, ये पुणे के सी डैक वैज्ञानिकों ने 28 मार्च 1998 में किया। ठीक, और इसके निर्माण का जो मुख्य श्रेय है वो सी डैक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि डीटीपी को विस्तार करें, यानी डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ए है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी है डेलीटॉप पब्लिशिंग, सी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और डिस्कटॉप पब्लिशिंग और डी है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। ए अपनी नीति को चुनना, बी शक्ति पुंजों से तटस्थता और सी है विश्व में शांति और एकता लाना, डी है तृतीय विश्व की शक्ति होना। सही जवाब हो जाएगा बी शक्ति पुंजों से तटस्थता। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है शक्ति पुंजों से तटस्थता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है ये दो ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति का उदाहरण है। इसका पहला सम्मेलन जो था वो बेलग्रेड में हुआ था, तो ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुट निरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ था। और गुट निरपेक्ष जो है ये आंदोलन की शुरुआत थी दो ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की एक नीति का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भारत राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? ए है वर्ष 1945, बी है वर्ष 1947 और सी है 1950, डी है वर्ष 1954। सही जवाब हो जाएगा ए वर्ष 1945। भारत राष्ट्रीय संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से था और भारत जो है वो वर्ष 1945 से ही राष्ट्रीय संघ का सदस्य है, जबकि इसके 2 साल बाद यानी वर्ष 1947 में भारत क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। ठीक, तो भारत जो था राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना था? वर्ष 1945 में। याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? ए है 1 सितंबर, बी है 14 सितंबर, सी है 21 सितंबर, डी है 30 सितंबर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है और यह युद्ध विहीन शांति को बढ़ावा देता है, साथ ही उस प्रकार की हिंसा से बचाव को बढ़ावा देता है जो युद्ध विराम तोड़ने की स्थिति से उत्पन्न होते हैं।
तो ये प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ए है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, बी है विश्व व्यापार को बढ़ावा, और सी है कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। वहीं डी की बात करें तो व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिबंधों की समाप्ति के आलोक में वैश्विक व्यापार की मात्रा में भारी बढ़ोतरी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिए, क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो भी क्लास को देखते हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आने वाले समय में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? ए है साहित्य अकादमी, बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी है अर्जुन पुरस्कार, डी है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक को दिया जाता है, और इस पुरस्कार के अंदर 3 लाख रुपए द्रोणाचार्य की एक कांस्य मूर्ति जो है दिया जाता है। एक कांस्य मूर्ति दिया जाता है द्रोणाचार्य की, और 3 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। अर्थशास्त्र को नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? ए है अल्फ्रेड नोबेल, बी है स्वीडिश सेंट्रल बैंक, डी है नोबेल कमेटी, और सी है नोबेल कमेटी, डी है विश्व बैंक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना आरंभ किया गया। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत एवं घोषणा जो है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा किया गया था, और यह बैंक जो है वो 300वीं वर्षगांठ, यह बैंक जो है 300वीं वर्षगांठ पर वर्ष 1968 में शुरू की गई थी, और यह पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोम में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, बी है साहित्य अकादमी, और सी है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, और डी है भारतीय विद्या भवन। सही जवाब हो जाएगा सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारत में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय दर्शन और संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 15 है कि संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? ए है भारतनाट्यम, बी है कथक, सी है मणिपुरी, और डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही जवाब देगा उन सभी के नाम मैं अगली क्लास में लूँगा, ठीक। तो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा, ठीक। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथी अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।